हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं अपने योद्धा सीरीज़ में हिस्ट्री की चौथी क्लास, जो कि है महाजनपद काल। इसमें हम लोग महाजनपद काल और उनकी 16 महाजनपदों की जो राजधानियाँ थीं वो हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिनका नाम है महाजनपद काल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पाली ग्रंथों में गांव में मुखिया को क्या कहा जाता था। जो पाली ग्रंथ थे उनमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो उन्हें भोजक या फिर ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। तो आप याद रखेंगे कि पाली ग्रंथों में गाँव के जो मुखिया होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था, तो भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला है उज्जैन का प्राचीन नाम। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि ये उज्जैन का प्राचीन नाम हुआ करता था अवंतिका। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था महापद्मानंद। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि नंद वंश के संस्थापक का नाम था महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो किनके द्वारा किया गया था, तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। आप इसे याद रखेंगे कि प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने कब आक्रमण किया था भारत पे, 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया था। तो आप याद रखेंगे अजात शत्रु को कहा गया था। तो आपने याद रखा हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया था, तो अजात शत्रु को कहा गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये किसने किया था, उदयन ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि गंगा एवं सोन नदियों पर संगम पर पाटलिपुत्र नाम की नगर की स्थापना किसने की, उदयन ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। आप इसे याद रखेंगे, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था। तो ये झेलम नदी के तट पर आमने सामने पे वो पड़ाव डाला हुआ था। अगला है, किस प्रकार का मृद भांड या फिर पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो उत्तरी काले परिष्कृत बर्तन। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस प्रकार के मृद भांड या फिर पॉटरी, जिसे बर्तन भी कहे गए, भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो उत्तरी काले परिष्कृत बर्तन। अगला है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी वो गिरिवज्र या फिर राजगृह थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि मगध की पहली राजधानी थी गिरिवज्र या फिर राजगृह। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो ये कौन से राजा के द्वारा किया गया, शासक के द्वारा, तो उदयन के द्वारा किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। अगला है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 16 जो हमारे महाजनपद हैं उनकी सूची उपलब्ध है कहाँ पे, अंगुत्तर निकाय में। अगला है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो ये घनानंद था। तो आप इसे याद रखेंगे इनका नाम, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, मतलब पैरेलल था, तो वो घनानंद था। अगला है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। तो ये नंद वंश का था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था, तो नंद वंश का था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा था, तो मगध राज्य था। अगला है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो घनानंद था। तो आप इसे याद रखेंगे कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा, घनानंद। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो 600 ईसा पूर्व में। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कौन सी, कलिंग में, या फिर कहाँ पे खोदी गई, तो कलिंग में खोदा गया था। आप इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिलेख साक्ष्य से ये प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, कहाँ पे, कलिंग में। अगला है, पहला ईरानी शासक जिससे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो वो था डेरियस। आप इसका नाम याद रखेंगे, किसने पहला ईरानी शासक जिससे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, इसका नाम डेरियस था। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने
राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु था। तो आप इसे याद रखें कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? मतलब जिस वजह से इसने अपने पिता को मारा उसी वजह से इसके पुत्र ने भी इसको मार दिया। तो ये कौन था? अजातशत्रु था। अगला क्वेश्चन आता है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अवंती को जीतकर किसने मगध का हिस्सा बनाया? ये शासक था शिशुनाग ने। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका था। इसका ऑप्शन है, मतलब इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। तो आप ये याद रख लीजिए कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आप याद रखेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया? लिच्छवी के द्वारा। अगला है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार है। तो आप इसे याद रखें कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है, मतलब कि आधा चंद्रमा जैसे दिखता है उसी टाइप का है। अगला है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बृहदर्थ थे। तो आप इसे नाम याद रखेंगे कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहदर्थ। अगला है, कलिंग ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इन्हें भोजक के नाम से जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ होता है बहुत ही अमीर व्यक्ति या फिर बहुत ही धनी व्यक्ति जिसके पास काफ़ी सारा पैसा है। अगला आता है हमारा महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो इसमें 16 महाजनपद हैं और उनकी कुछ प्रमुख राजधानियाँ लिखी हैं जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो आप इसे जो है अच्छे से याद रखेंगे, 16 महाजनपद और उनकी प्रमुख राजधानियाँ। तो पहला आता है हमारा मगध। मगध का जो राजधानी था वो राजगृह या फिर राजगीर के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे याद रख लीजिए कि मगध का राजधानी था राजगृह या फिर राजगीर। दूसरा है महाजनपद अंग। अंग का जो राजधानी था वो चंपा या फिर जो इस समय में आधुनिक समय में है वो भागलपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन आए उस तरह से आप टिक कर सकते हैं। तो मगध का राजगृह या फिर राजगीर, अंग का चंपा या फिर भागलपुर। तीसरा महाजनपद है हमारा काशी। काशी का जो है वो सभी को पता ही होगा, बनारस है या फिर वाराणसी है। फिर चौथा है वज्जी। वज्जी में जो है उसकी राजधानी वैशाली है या फिर मिथिला है। अगला है कौशल। पांचवा महाजनपद है हमारा कौशल और इसकी राजधानी आती है श्रावस्ती। फिर छठवां है कुरु और कुरु की राजधानी आती है इंद्रप्रस्थ। फिर सातवां है चेदी। चेदी की जो राजधानी है वो शक्तिमती है। फिर आठवां है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा है। अगला है महाजनपद हमारा अश्मक। अश्मक का जो राजधानी है वो पौधने या फिर पोतन है। अगला है हमारा 10 नंबर पे जो कि है वत्स। वत्स की जो राजधानी है वो कौशाम्बी या फिर कौशम के नाम से जाना जाता है। अगला है 11 हमारा पांचाल। पांचाल की जो राजधानी है वो अच्छित्रक या फिर कौम्पिलय है। अगला है मत्स्य जो कि है विराटनगर या फिर जो कि जयपुर में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे, मत्स्य काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये है विराटनगर इसकी राजधानी जो कि जयपुर में मौजूद है। 13वां है अवंती जो कि है उज्जैनी एवं महिष्मती। अगला है हमारा 14वां महाजनपद जो कि है गांधार और इसकी राजधानी है तक्षशिला एवं पुष्कलावती। अगला है हमारा 15वां महाजनपद जो कि है सूरसेन। ये इंपॉर्टेंट है और इसकी राजधानी है मथुरा। तो सूरसेन इंपॉर्टेंट है, आप इसकी राजधानी याद रखेंगे कि मथुरा है। फिर अगला है कंबोज, इसकी राजधानी है राजपुर। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, सूरसेन जो कि राजधानी है मथुरा और कंबोज जिसकी राजधानी है जयपुर। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ये याद रखा होगा। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका महाजनपद और राजधानियाँ की। तो मगध की राजधानी हो जाएगी राजगृह या फिर राजगीर। अंग की हो जाएगी चंपा या फिर भागलपुर। काशी की हो जाएगी वाराणसी। वज्जी की हो जाएगी वैशाली या फिर मिथिला। कौशल की हो जाएगी श्रावस्ती। कुरु की हो जाएगी राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी की राजधानी हो जाएगी शक्तिमती। मल्ल की राजधानी हो जाएगी कुशीनगर एवं पावा। अश्मक की राजधानी हो जाएगी पौदने या फिर पोतन। वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी या फिर कौशम। अगला है पांचाल, तो पांचाल की राजधानी हो जाएगी अहिछत्र एवं कौम्पिल्य। फिर 12वां महाजनपद आता है हमारा मत्स्य। मत्स्य की राजधानी हो जाएगी विराटनगर। अवंती की राजधानी हो जाएगी उज्जैनी एवं महिष्मती। गांधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला एवं पुष्कलावती और सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा। और इसके बाद लास्ट हमारा कंबोज और इसकी राजधानी हो जाएगी राजपुर। अब दोस्तों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पूछे गए होंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी मगध था। तो आप इसे याद रखेंगे, पहला साम्राज्य है जिसमें बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया जाता था युद्ध के समय। तो ये कौन सा साम्राज्य था हमारा? तो ये मगध साम्राज्य था। अगला है
भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? तो ये 16 महाजनपद जो थी, जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसकी जो राजधानियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी में कितनी महान शक्तियाँ या फिर महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में नहीं है? एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी से शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो ये वैशाली जो है वो एक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वैशाली। महाजनपद काल में वज्जी या वैशाली व मल ऐसे राज्यों का शासन द्वारा न होकर गणराज्य संघ द्वारा होता था, जबकि महाजनपदों द्वारा शासित होते थे, परंतु कुछ अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि राजशाही राज्यों में जो एक नहीं था वो वैशाली था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 16 महाजनपद में से किसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला जानी जाती है, तक्षशिला को माना जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि जो गांधार की राजधानी थी वो तक्षशिला थी। इसी तरह से जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय जो है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक डैश के राजगीर का प्राकृतिक नाम है, यह मगध की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर डी बिहार में मौजूद है ये। तो आप इसे याद रखेंगे कि आधुनिक जो बिहार के राजगीर का या प्राकृतिक नाम है, जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित क्वेश्चन में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कामरूप जो है ये 16 महाजनपदों में से नहीं आता है। तो आप इसे याद रखें। बाकी कुरु, कौशल, अंग ये 16 महाजनपद में से आते हैं और कामरूप जो है वो 16 महाजनपद में से नहीं आता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है? अंग की मानी जाती है। तो चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी मानी जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये भी एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए थे, जो कि 22 से 24 तक के बीच में जो भी एसएससी एग्जाम हुए उसमें से महाजनपद काल में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी को मैंने ऐड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें जो कि है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में इसकी सूचना मिलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, इसकी सूचना मिलती है। अगला है 16 महाजनपद का उल्लेख है कहाँ पे? तो अंगुत्तर निकाय में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इनका नाम था उदयन। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। अगला क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन जो कि है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म युग से जुड़ा हुआ है, मतलब ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे 800 से 600 ईसा पूर्व का जो पूर्व काल है ये किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला है, कुसुमपुर या फिर जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं, ये नगर का निर्माण किसने करवाया? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदयन ने कराया था। तो पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने कराया? उदयन ने कराया था। अगला है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये भी उदयन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने याद रखा कि पाटलिपुत्र नाम की जो जगह थी वो भी उदयन के द्वारा थी और पाटलिपुत्र की जो राजधानी थी उसका चयन भी उदयन के द्वारा हुआ था। अगला है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए? तो किसके अवशेष प्राप्त हुए थे कुम्भहार स्थल से? तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र से जो कुम्भहार स्थल से वहाँ के अवशेष प्राप्त हुए थे।
अगला है तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। जो तक्षशिला था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी के लिए, विद्या और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, वाणिज्य और व्यापार के लिए भी, और कला और शिल्प के लिए भी तक्षशिला जो है वो प्रसिद्ध हुआ करता था। तो आप याद रखेंगे कि विद्या और अध्ययन के लिए भी प्रसिद्ध था, वाणिज्य और व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था, कला और शिल्प कला के लिए भी ये प्रसिद्ध था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। तो अपरो परशुराम के नाम से कौन सा मगध का सम्राट जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी महापद्मानंद जो है वो सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। अगला है नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो नंद राजवंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद। तो आप इसे नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नंद राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो ये नाम था हमारा ऑप्शन नंबर बी हर्यक। तो आप इसे याद रखेंगे कि अजात शत्रु किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। अगला क्वेश्चन आता है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो गिरिवज्र या फिर राजगृह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी उसका नाम था राजगृह या फिर राजगीर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि ये आधा चंद्र आकार का था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों गलत हो गया है थोड़ा सा, तो आप इसको देख लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्राकार की आकृति थी प्राचीन श्रावस्ती नगर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्राकार की आकृति का था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम या फिर प्राचीन काल से क्या नाम था। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था ऑप्शन नंबर बी अवंतिका था। तो आप इसे याद रखेंगे कि उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राज्य के आदेश से एक ही नगर की खुदाई की गई थी। तो कहाँ पे, कलिंग में किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि नंद राजा के आदेश से एक नहर की खुदाई की गई, कहाँ पे, कलिंग में। अगला है, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो काशी महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था, सूती एवं रेशमी वस्त्रों के लिए ये प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये काशी महाजनपद सूती एवं रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो ये 61 है, 61 है। तो आप इसे याद रखेंगे कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 61 हुआ करती थी। अगला है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता था उसका नाम है सालवती। तो आप इसे याद रखेंगे, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता था उसका नाम है सालवती। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अंक का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है। तो अंक का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंक का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था किसके शासनकाल में, शिशुनाग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौशाम्बी जो है वो कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो आपने याद रखा कि मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, तो कौन, कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं है। तो कब से नहीं है, 5वीं शताब्दी पूर्व से नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्राचीनतम भारतीय सिक्के जो है वो पहले के नहीं है, कब से, तो 5वीं शताब्दी पूर्व के पहले के नहीं है। अगला है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था। तो अस्सक था। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोदावरी नदी के तट पर महाजनपद था अस्सक। अगला है, किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे। तो बौद्ध युग में ये हीन माने जाते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे, तो बौद्ध युग में माने जाते थे। अगला है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था महापद्मानंद। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था। तो कंबोज था। कंबोज में अच्छे घोड़े जो है वो मिला करते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्राचीन भारत में अच्छे घोड़े कहाँ पे जो हैं वो मिला करते थे, तो कंबोज में ये स्थान उनके लिए प्रसिद्ध था। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण की वजह से उसके पुत्र ने भी उसे मार दिया। तो ये अजातशत्रु था, जैसे ऊपर मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था। अगला है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। तो आपने याद रखा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो माना जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्राचीन नगर तक्षशिला जो है वो किस नदी के बीच में स्थित है, तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में स्थित है।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर डी अंग की हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। अगला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सूरसेना की थी। जैसा मैंने लास्ट में आपको बताया था महाजनपद और उनकी राजधानी में कि मथुरा इनमें से किसकी राजधानी है? तो सूरसेना की थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि सूरसेना की राजधानी क्या हुई थी? मथुरा के नाम से जानी जाती थी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको बताया कि जो महाजनपद काल है उससे किस टाइप के एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।